हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप चौधरी और आप लोग इस YouTube चैनल पर पढ़ते हैं फिजिक्स। स्टूडेंट्स देखिए, हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट यूनिट स्थिर विद्युत्की का थर्ड चैप्टर विद्युत विभव। और विद्युत विभव चैप्टर में हम बहुत सारे टॉपिक अभी तक पढ़ चुके हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, अभी आप पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, और किसी बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत विभव आया था हमारा वो ये था V बराबर में KQ/R। ध्यान दीजिए क्या कहा है मैंने, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ये हमारा प्राप्त हुआ था। फिर हमने आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव ज्ञात किया था, और आपको पता है वो जो हमारा आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव प्राप्त हुआ था वो यही हुआ था। अगर आपने ये वीडियोस देखी हैं तो आपको पता लग गया होगा कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ये प्राप्त हुआ था और आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव ये प्राप्त हुआ था। और अगर हाँ आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इन वीडियोस को देख सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी और नई वीडियो जो भी मेरे द्वारा डाली जाएंगी वो भी आपको मिल जाएंगी, क्योंकि उनका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो आप देखिए मैं इनके बारे में क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ने वाले हैं। यानी आज हम विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात करने वाले हैं। ध्यान दीजिए क्या कहा है मैंने कि पहले हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात किया, फिर आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव ज्ञात किया, और आज हम फिर से विद्युत विभव ज्ञात करने वाले हैं, लेकिन किसकी वजह से? विद्युत द्विध्रुव के कारण। और विद्युत द्विध्रुव का टॉपिक हम पहले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, आपको पता होगा, पीछे चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए तो आज का हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स क्या है? विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। यानी आज हमें विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू टॉपिक हमें क्या करना पड़ेगा? विद्युत द्विध्रुव बनाना पड़ेगा, और फिर हम कोई बिंदु लेंगे और उस बिंदु पर हम क्या ज्ञात करेंगे? विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमारे पास ये ए पॉइंट है और ये हमारे पास कोई बी पॉइंट है। इस ए पॉइंट पर -q आवेश है और इस बी पॉइंट पर +q आवेश है। ये हमारे पास हो गया एक विद्युत द्विध्रुव, और इन दोनों पॉइंटों के बीच में ए और बी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2a, और ये इसका है मिड पॉइंट O। यानी यहां से लेकर के ये जो डिस्टेंस है वो a हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा? a हो जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमारे पास यहां पर कितना है? 2a है। तो ये क्या हो गया हमारे पास स्टूडेंट्स? क्या बता दिया हमने? विद्युत द्विध्रुव बना दिया। तो देखिए क्या है, माना कोई ए बी विद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है, जिसके मध्य की दूरी 2a है। करेक्ट। अब हमें इस विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या ज्ञात करना है? किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, तो हमें वो बिंदु लेना पड़ेगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक पॉइंट लेते हैं, थोड़ा टेढ़ा लेंगे,
ये डायग्राम बनाते समय ध्यान रखेंगे कि ये जो बी पॉइंट है इससे थोड़ा इधर लेंगे, यहां पर पी पॉइंट यहां पर मैंने ले लिया, आर थीटा कर दिया, स्थिति दर्शाते हैं इसे, और मैं ये ऐसे लाइन खींच देता हूं इस पर, करेक्ट, और मैं इसकी यहां से जो दूरी है वो दूरी ले लेता हूं मैं स्मॉल आर। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये हुआ, मैंने ये कहा है, क्या कहा है मैंने, कि हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसके मध्य की दूरी कितनी है 2a, और इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, करेक्ट। अब ये जो OP रेखा है, O से P वाली जो रेखा है, ये विद्युत द्विध्रुव के साथ मान लीजिए थीटा कोण बनाती है, ठीक है। अब ये जो A पॉइंट है उसकी यहां से कुछ डिस्टेंस होगी और यहां से कुछ डिस्टेंस होगी, तो मैं इसको इस प्रकार से मिला देता हूं, ऐसे मान लीजिए यहां से लेके यहां तक का मैं इसको हटा देता हूं, आप समझ जाएंगे कि ये जो R दूरी है वो कहां से कहां तक की है, यहां से लेकर के यहां तक की है, ठीक है। जिस प्रकार से यहां से लेके यहां तक की दूरी R है, इसी प्रकार से यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, मान लीजिए R1 है। और ये जो दूरी है ये मैंने R2 मान ली। ये बात ध्यान रखेंगे कि ये जो रेखा है ये 90 डिग्री पर नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा इधर होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा होना चाहिए। अब देखिए ये चीज हमारे पास आ गई। अब स्टूडेंट्स, हमें इस विद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। तो आपको पता है ये विद्युत द्विध्रुव कितने बिंदु आवेशों से मिलकर बना है, दो बिंदु आवेशों से, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें माइनस क्यू के कारण पी पर विभव ज्ञात करना चाहिए और फिर प्लस क्यू के कारण पी पर विभव ज्ञात करना चाहिए, और दोनों को हमें क्या कर देना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए। तो अब देखो मैं यही करने वाला हूं, क्या करने वाला हूं, माइनस क्यू के कारण पी पर विभव ज्ञात करने वाला हूं। तो देखिए मैं लिखता हूं यहां पर, अतः माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव। अब स्टूडेंट्स एक बात बताइए, जो माइनस क्यू आवेश है वो कैसा आवेश है, बिंदु आवेश है। तो बिंदु आवेश के कारण जो विभव हमने ज्ञात किया था वो क्या आया था, V बराबर में के क्यू अपॉन आर, करेक्ट। तो देखिए V बराबर, चूंकि पहला आवेश है, अब देखो यहां अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या आना चाहिए, K। तो K की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और फिर आना चाहिए Q, यानी जिस आवेश के कारण हम विभव ज्ञात कर रहे हैं। तो कौन से आवेश के कारण विभव ज्ञात कर रहे हैं, माइनस क्यू के कारण। तो ये हमारे पास आ गया Q, कैसा, माइनस का, तो यहां माइनस लगा देता हूं मैं, और नीचे होनी चाहिए दूरी, और यहां से यहां लेके की दूरी हमारे पास कितनी है, R1 है। तो मैं इसे लिख देता हूं R1, करेक्ट। मैं इनको हटा देता हूं, हाँ साइड में आपको चूंकि करके मैं लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि मैंने ये फॉर्मूला पुट किया है, यानी इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने ये फाइंड आउट किया है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव ज्ञात करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, तथा प्लस क्यू के कारण पी पर विद्युत विभव। अब प्लस क्यू आवेश भी कैसा है स्टूडेंट्स, बिंदु आवेश है। तो बिंदु आवेश के कारण क्या करेंगे, वही फॉर्मूला पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और आवेश अब की बार कैसा है, प्लस है, और दूरी कितनी है
R2 है, तो यहां क्या लिख देंगे R2, और ये इक्वेशन हो गई 2। अब हमने क्या किया, हमने माइनस क्यू के कारण पी पर विभव निकाल लिया और प्लस क्यू के कारण पी पर विभव निकाल लिया, करेक्ट ना। तो अब हमें क्या करना है, पी पर परिणामी विभव ज्ञात करना है। तो क्या कहेंगे, अतः पी पर परिणामी विभव, तो पी पर परिणामी विभव क्या आएगा, v बराबर में v1 प्लस v2, और इक्वेशन कितनी हो गई, थर्ड हो गई। अब इक्वेशन जो थर्ड हमारे पास है उसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या कहेंगे, अतः समीकरण 3 में समीकरण 1 व 2 का मान रखने पर, अब मान रखेंगे तो जरा देखना, v बराबर में v1 की वैल्यू क्या है, -1/4 एप्सिलॉन 0 q अपॉन r1, v1 की वैल्यू हो गई। अब प्लस फिर क्या आना चाहिए, v2 की वैल्यू, तो v2 की वैल्यू क्या है, 1/4 एप्सिलॉन 0, 1/4 एप्सिलॉन 0 और q बटा r2। तो यहां पर मैंने v1 की वैल्यू और यहां पर मैंने किसकी वैल्यू रख दी, v2 की। और आपको पता है हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, तो प्लस की वैल्यू को हम आगे लिखेंगे और माइनस की वैल्यू को कहां लिखेंगे, पीछे। तो देखिए, तो मैं क्या लिखूंगा, v इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 q अपॉन r2 माइनस 1/4 एप्सिलॉन 0 और q अपॉन r1, करेक्ट। बस मैंने इसको आगे लिखा है, इसको पीछे, है ना। अब देखिए 1/4 एप्सिलॉन 0, 1/4 एप्सिलॉन 0, और यहां पर भी q और यहां पर भी q, यानी ये चीज हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं इसको यहां लिख देता हूं। तो देखिए v इक्वल टू, जरा ध्यान देना, 1/4 एप्सिलॉन 0, करेक्ट, और q, और क्या आ गया, 1/r1 माइनस 1/r2, हा या नहीं। यहां पर क्या बचा है हमारे पास, r2, सॉरी यहां पर r2 और यहां पर r1, क्योंकि 1/4 एप्सिलॉन 0 q कॉमन लेंगे, तो यहां पर क्या बचेगा, 1/r2 और यहां पर क्या बचेगा, 1/r1। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, v इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 q। अब यहां से हम क्या कर लेंगे, यहां से हमारे पास एक लघुत्तम आ जाएगा और वो क्या आएगा, r1 r2। अब देखिए इस r2 का भाग r1 r2 में देंगे तो क्या बचेगा, r1 बचेगा, और r1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो यहां पर क्या आएगा, r1, फिर क्या आएगा माइनस, और इस r1 का भाग इसमें देंगे तो r1 से r1 कट जाएगा, क्या बचेगा, r2, और r2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, r2, और ये इक्वेशन हमारे पास कितनी हो गई, 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज बहुत आसानी से हमने फाइंड आउट कर ली, और वो क्या कर ली, वो देखिए। आपने क्या किया, आपने माइनस क्यू के कारण पी पर विभव निकाला, फिर प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव निकाला, और दोनों को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में आपके पास पी पर परिणामी विभव आ गया। क्या किया, प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश के कारण विभव निकाला पी पर, प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव निकाला, दोनों को ऐड किया और पी पर परिणामी विभव आ गया। अब आप कहोगे सर यही तो हमें ज्ञात करना था, पी पर परिणामी विभव ही ज्ञात करना था, लेकिन ये जो मान हमारे पास आया है ये पूरा मान नहीं है। पूरा कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या पड़ेगी, तो मैं इसको पूरे को हटा लेता हूं, फिर आपको समझाता हूं इस बात को। आप देख सकते हैं इसमें मैंने यही किया है, माइनस क्यू के कारण पी पर विभव निकाला है इक्वेशन 1 में, प्लस क्यू के कारण पी पर विभव निकाला इक्वेशन 2 में,
फिर दोनों को मैंने ऐड किया है और P पर परिणामी विभव आया है। ठीक है, और P पर परिणामी विभव आ तो गया लेकिन इसके कुछ वैल्यू रह गई हैं, पूरा मान उसको सोल्व करना है। तो उसको हम कैसे करेंगे? तो मैं इसको पूरे को बाकी को हटा देता हूं जरूरत के हिसाब से और रख लेता हूं मेनली। तो देखिए देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, v इक्वल टू 1/4πε0 q 1/r1 अपॉन r2 और r1 माइनस r2, इक्वेशन 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, P पर परिणामी विभव का मान पूरा करने के लिए क्या हमें 1/4πε0 का मान निकालना पड़ेगा? नहीं। क्या हमें Q का मान निकालना पड़ेगा? नहीं। तो फिर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी वो देखिए। हमें जरूरत पड़ेगी, हमें R1 माइनस R2 का मान ज्ञात करना पड़ेगा और हमें R1 और R2 का मल्टीप्लाई का मान ज्ञात करना पड़ेगा। यानी हमें P पर परिणामी विभव का पूरा मान ज्ञात करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। किस किसकी? R1 माइनस R2 का मान चाहिए और किसका मान चाहिए? R1 मल्टीप्लाई R2 का मान चाहिए। अब R1 माइनस R2 का मान और R1 मल्टीप्लाई R2 का मान आप कब फाइंड आउट कर सकते हैं? ये फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स करना क्या पड़ेगा आपको? आपको पहले R1 का मान फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर आपको R2 का मान फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, R1 में से R2 घटाएंगे तो ये मान आ जाएगा और R1 R2 का मल्टीप्लाई करेगा तो ये मान आ जाएंगे। और जब आपके पास R1 माइनस R2 का मान और R1 मल्टीप्लाई R2 का मान आ जाएगा तो इनके दोनों के मान उठा करके हम इसके अंदर रख देंगे, जिससे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो P पर परिणामी विभव प्राप्त हो जाएगा। यानी स्टूडेंट्स, आपको यहां पर एक बात बहुत अच्छे से समझनी है ताकि जिससे आपको कंफ्यूज नहीं हो। आपको अब क्या करना पड़ेगा, आपको पहले R1 का मान फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर आपको R2 का मान फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब ये दोनों मान आपके पास आ जाएंगे तो आपको R1 में से R2 घटा करके ये वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और R1 और R2 को मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और जब इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी तब आप इसको किस में रख देंगे? समीकरण इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे, जिससे आपकी पूरी वैल्यू या डेरिवेशन सोल्व हो जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर मैं याद दिला देता हूं, अभी तक आपने क्या किया है, माइनस क्यू के कारण विभव निकाला है, प्लस क्यू के कारण विभव निकाला है, दोनों को ऐड किया है तो परिणामी विभव यहां पर समीकरण 4 के द्वारा आया है। लेकिन अब आपके सामने दिक्कत ये आ गई कि आपको R1 माइनस R2 का मान चाहिए और R1 मल्टीप्लाई R2 का मान चाहिए। लेकिन आप ये कब ज्ञात कर सकते हैं? जब आपके पास R1 और R2 का मान हो। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करने वाले हैं? स्टूडेंट्स अब हम करने वाले हैं R1 और R2 का मान जैसे तैसे करके निकालेंगे और फिर R1 माइनस R2 का मान निकालेंगे और R1 मल्टीप्लाई R2 का मान निकालेंगे। जब ये मान आ जाएंगे तो हम इसको इसमें रख देंगे और हमारी इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करने वाले हैं, हम R1 और R2 का मान फाइंड आउट करने वाले हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये मान फाइंड आउट करने के लिए, ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक डायग्राम के अंदर ओपी रेखा है। मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूं, ये देखो मैं इसको हटा लेता हूं थोड़ा सा ताकि आप थोड़ा सही डायग्राम दिखे। ये मैंने ओपी रेखा को थोड़ा बढ़ा दिया और मैंने ये जो ओपी रेखा आपको दिख रही है, इस ओपी रेखा पर दो लंब डालने वाला हूं मैं, एक कहां से, ए बिंदु से और एक कहां से, बी बिंदु से। ठीक है, तो यहां से मैंने लंब डाल दिया ये,
और मैंने इसको नाम दे दिया ए सी, और यहां से मैंने एक लंब डाल दिया और इसको मैंने नाम दे दिया बी डी। तो स्टूडेंट्स आपने क्या किया है, आपने ओपी रेखा पर ए व बी बिंदु से दो लंब डाले हैं। कौन कौन से? ए सी व बी डी लंब। क्या किया है आपने? ये जो ओपी रेखा है बीच वाली, इस रेखा पर बिंदु ए से और बिंदु बी से आपने दो लंब डाले हैं, ए सी और बी डी लंब डाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर ऐसा है तो क्या हो गया, इसलिए ये जो एपी नजर आ रहा है आपको, ए से पी, यहां से लेकर के और यहां तक ए पी, ये जो है आपका लगभग बराबर आ गया किसके? सी पी के। एपी वाली जो रेखा है ये वाली, ये किसके बराबर आ गई? सीपी के। तथा आपके पास ये डी से पी वाली जो है डीपी, और ये लगभग आ गई किसके बराबर? बी से पी के, बी पी। यानी आप आसानी से समझ पा रहे होंगे, ए पी किसके बराबर है? सी पी के, और डी पी किसके बराबर है? बी पी के। अब मान लीजिए ऐसा है, तो फिर क्या होगा? देखो क्या होगा, मैं मान लेता हूं, चूंकि आपको एक बात पता है, ये जो O से लेके P तक की रेखा है, अगर मैं इसे लेता हूं OP, तो ये OP किसके बराबर आती है? देखो ये O से P दो हिस्सों में है, OD और DP, OD प्लस DP, करेक्ट। अब स्टूडेंट देखिए, O से लेके P तक की जो रेखा है उसकी वैल्यू कितनी है? R है। यहां से लेके यहां तक कितनी वैल्यू है? R। तो मैं इसकी जगह क्या लिख देता हूं? R लिख देता हूं, और फिर क्या आ गया? OD प्लस, अभी अभी आपने ऊपर देखा है कि ये जो DP है वो किसके बराबर है? BP के, जो मैंने यहां पर भी लिखा हुआ है। ठीक, तो DP की जगह देखो, D से P की कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसलिए हम DP की जगह क्या लिख लेंगे? BP। यहां पर मैंने क्या लिख दिया? BP। और चूंकि आपको एक बात पता है, BP का जो मान है, देखो BP का मान किसके बराबर है? R2 के। तो ये R2 के बराबर है, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? R बराबर में OD प्लस इसकी जगह R2, करेक्ट। अब एक स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये हमारे पास अभी तक कितनी इक्वेशन आ गई थी? इक्वेशन नंबर 4 आ गई थी, तो ये इक्वेशन कितनी हो गई? 5, करेक्ट। अब स्टूडेंट्स एक बात बताइए आप, हमें किसकी वैल्यू की आवश्यकता है? OD की। तो हम दोबारा से चित्र से देखते हैं, डायग्राम से देखते हैं, चित्र से। अब देखो, ये आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, इसमें ये लंब है। यहां खड़े होके देखेंगे आप, इधर से इधर देखेंगे, और आपको किसकी जरूरत है? OD की। तो चूंकि आपको एक बात पता है, कोस थीटा का एक फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो यहां से मैंने कोस थीटा इसलिए लिया है जानबूझ के, ताकि मेरे पास OD का मान आ जाए। तो देखो यहां से देखेंगे तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, और ये कर्ण हो गया। तो हम क्या कहेंगे? आधार क्या है? कोस थीटा का OD बटा कर्ण क्या हो गया? A। और आपको किसकी वैल्यू की जरूरत है? OD की। तो ये इधर आ जाएगा, भाग में है तो गुणा में आ जाएगा, तो मैं इसे क्या लिखूंगा? OD बराबर में A cos थीटा, और ये इक्वेशन कितनी हो गई? 6। अब इक्वेशन 6 का मान हम किस में रख देंगे? इक्वेशन 5 में। यानी यहां पर जो मेरे पास मान आया है, इस मान को मैं यहां रख दूंगा।
तो मैं इसे क्या लिखूंगा, r बराबर में a cos थीटा प्लस r2। ठीक है। अब स्टूडेंट से एक बात बताइए, हमें किसकी जरूरत थी, हमें R1 और R2 के मान की जरूरत थी। तो हम यहां से R2 का मान निकालेंगे तो इसको इधर लेके आएंगे, तो ये जब इधर आएगा तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, R माइनस ए कॉस थीटा बराबर में क्या लिखूं मैं इसे, बोलिए, R2। और ये इक्वेशन हो गई 7। अब स्टूडेंट्स आप ध्यानपूर्वक देखिए, हमें किस किस की जरूरत थी, हमें R1 और R2 की जरूरत थी। तो हमने ये किसका मान निकाल लिया, R2 का मान निकाल लिया। R2 का मान हमने क्या किया, R2 बराबर R माइनस ए कोस थीटा आया हमारे पास, आया कि नहीं आया, कैसे निकाला, ये हमने साधारण सी बातें बता दी कि AP जो है वो CP के बराबर है, DP किसके बराबर है, BP के बराबर है, करेक्ट। उसके बाद हमने ये जो OP वाली जो रेखा है इसको दो हिस्सों में लिया है और मान चेंज किए हैं, और चेंज करने के बाद हमारे पास R2 का मान आ गया। अब मैं इस R2 के मान को भी एक साइड में लिख देता हूं और इसे हटा देता हूं। यहां लिख देता हूं R2 बराबर में R माइनस ए कॉस थीटा, और ये इक्वेशन हमारी कितनी हो गई, 7, करेक्ट। अब हमने किसका मान निकाल लिया, R2 का। अब हमें किसका मान निकालना है, R1 का। तो देखिए चित्र से एक बात ध्यान दीजिए, चित्र से स्टूडेंट डायग्राम से देखिए। अब मैं एक रेखा और ले रहा हूं, CP आपको दिख रहा होगा, CP बराबर, ये जो CP है ये दो हिस्सों में है, OC और OP। अब कंफ्यूज मत हो जाना सर OD भी है, क्योंकि OD का मान हमारे पास यहां पर है नहीं, तो हम रखेंगे नहीं पहले इसको। तो हम कितने हिस्सों में बांटेंगे PC को या CP को, दो हिस्सों में, एक तो OP और एक OC। OC प्लस और OP, OC और OP। अब देखो किस किस की वैल्यू हमारे पास, अभी मैंने आपको बताया था कि CP जो है वो लगभग किसके बराबर है, AP के। या मैं लिख देता हूं, चूंकि CP लगभग बराबर है AP के, करेक्ट। और आपको पता है AP जो है वो किसके बराबर है, R1 के, और ये किसके बराबर है, R1 के। तो इसका मतलब हम CP की जगह डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, R1। CP की जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, R1 बराबर OC प्लस, अब देखो OP, OP का मान यहां से लेके यहां तक का मान हमारे पास कितना होता है, R, जो मैंने स्टार्टिंग में डायग्राम में बनाया था, R। ये इक्वेशन कितनी हो गई, 8। अब हमें किसका मान चाहिए, OC का। जिस प्रकार से हमने OD का मान निकाला था उसी प्रकार से हम किसका मान निकालेंगे, OD का। अब देखो ये थीटा है तो ये भी कितना रहेगा, थीटा। ठीक है, समझ रहे होंगे, आपने 10th में पढ़ा होगा ये। अब यहां से फिर मैं cos थीटा लेने वाला हूं, दोबारा से मैं लिखूंगा डायग्राम से, चित्र से, क्या हो जाएगा, cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा करण। तो यहां पर आधार क्या रहेगा, ध्यान रखिए कई बार भूल जाए तो ऐसे कर लेंगे, जिसका मान निकालना होता है वो ऊपर आता है। तो यहां पर ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो यहां पर क्या लिखेंगे, OC बटा आधार बटा कर्ण, कर्ण कितना हो गया, A। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, OC बराबर A cos थीटा, और ये समीकरण कितनी हो गई, 9। अब इक्वेशन 9 का जो मान है यानी OC का जो मान है वो हम कहां रख देंगे, समीकरण 8 में रख देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा,
R1 बराबर में, बोलो R1 बराबर में OC यानी A cos थीटा और प्लस R। तो ये हमारे पास समीकरण की किसका मान, समीकरण जो 10 है वो किसका मान बता रही है, R1 का। तो स्टूडेंट्स आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि हमने क्या कर लिया अभी तक। हमने पहले माइनस क्यू के कारण विभव निकाला, फिर प्लस क्यू के कारण विभव निकाला, फिर दोनों को जोड़ दिया तो परिणामी विभव ये आ गया। लेकिन ये मान पूरा नहीं हुआ था, इसमें हमें दो मानों की जरूरत थी। कौन कौन से की, R1 माइनस R2 की और R1 मल्टीप्लाई R2 की। लेकिन ये मान कब आ सकते थे, जब हमारे पास R1 और क्या हो, R2 हो। तो अब हमने क्या क्या किया है, अब हमने R1 का मान और किसका मान निकाला है, R2 का मान निकाला है। तो मैं ये इसको हटा देता हूं और इसको ऊपर लिख देता हूं। R2 था यहां पर, ये R1 बराबर क्या है, R प्लस A cos थीटा। ये इक्वेशन कितनी है, 10। दो मान हो गए। अब स्टूडेंट देखिए, अब आप ये कहेंगे सर समीकरण 7 का और समीकरण जो 10 है इसमें हमारे पास R1 और R2 के मान आ गए, ये दोनों मान हमें यहां रख देने चाहिए। हम रख सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम बाहर ही R1 माइनस R2 का मान यहीं पर निकाल लेंगे और R1 मल्टीप्लाई R2 का मान भी बाहर निकाल लेंगे, और जो मान आएगा वो इसमें रख देंगे समीकरण 4 में। तो देखिए हमें किसकी वैल्यू की जरूरत है, R1 माइनस R2 की, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 4। चूंकि R1 माइनस R2, अब बोलिए पहले R1 की वैल्यू रखें, क्या है, R प्लस A cos थीटा, माइनस फिर किसकी वैल्यू आएगी, R2 की। तो R2 की वैल्यू क्या है, R माइनस A cos थीटा। तो देखो R1 माइनस R2 बराबर R प्लस A cos थीटा, ये आ गए माइनस R और माइनस माइनस प्लस A cos थीटा। अब ये और ये प्लस का और ये माइनस का तो कैंसिल आउट हो गए। तो R1 माइनस R2 बराबर A cos थीटा A cos थीटा, तो कितना हो गया, 2A cos थीटा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, R1 माइनस R2 की, और ये इक्वेशन कितनी है, 11। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास समीकरण 11 में R1 माइनस R2 का मान आ गया, यानी ये R1 माइनस R2 का मान हम कहां रख पाएंगे, ऊपर रख पाएंगे। अब हमें क्या और चाहिए, इक्वेशन 4 के अकॉर्डिंग हमें R1 मल्टीप्लाई R2 का मान और चाहिए। तो देखिए चूंकि R1 मल्टीप्लाई R2, तो R1 और R2 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास R1 की वैल्यू क्या है भाई, R प्लस A cos थीटा, और R2 की वैल्यू क्या है, R माइनस A cos थीटा। ये है ना दोनों मान, इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट्स देखो, एक फॉर्मूला होता है, आपको अगर ध्यान हो तो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी जब कभी भी आपके पास ऐसी आ जाए तो उसे आप ऐसे लिख सकते हैं। तो जब आप ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे को ऐसा लिख सकते हैं, तो ऐसे को भी तो ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो यहां पर कुछ ऐसा ही बन रहा है, तो मैं क्या कहूंगा, इसलिए R1 R2 बराबर, इन दोनों को मैं लिख रहा हूं पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, करेक्ट, मिल गया आपको। और ये हमारे पास इक्वेशन कितनी आ गई, 12। समीकरण 11 आपको R1 माइनस R2 का मान बताती है और समीकरण 12 आपको R1 मल्टीप्लाई R2 का मान बताती है। अब हमारे पास इन्हीं मानों की आवश्यकता थी हमें, तो और ये मान हमारे पास आ गए। तो अब हमें क्या करना चाहिए, समीकरण 11 से R1 माइनस R2 का मान और समीकरण 12 से R1 मल्टीप्लाई R2 का मान हमें किस में रख देना चाहिए, समीकरण 4 में रख देना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए मैं बार बार इन चीजों को क्या कर रहा हूं, हटा रहा हूं। तो जिन बच्चों के पास
हमारे इंस्टीट्यूट से जो लोग जुड़े हैं उनके पास नोट्स हैं, वो अपने पास नोट्स रख लें, उनको समझ में आएगी ये बात। और जिनके हमारे इंस्टीट्यूट से नहीं हैं और वो बाकी बच्चे जो पढ़ रहे हैं, तो उनको ऐसा करना पड़ेगा, जब भी मैं इनको हटाता हूं तो आप इस मेरी वीडियो को क्या कर लीजिए, पॉज कर लीजिए और नोट्स या कहीं पर भी अपने पेज में नोट कर लीजिए, ताकि आपको ये चीजें ध्यान रहे। वैसे मैं इनको ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 11 व 12 का मान समीकरण 4 में रखने पर, करेक्ट। तो मैं फिर से इनको हटा देता हूं। तो देखिए हमारे पास समीकरण 4 क्या है, v बराबर 1/4πε0, ये रहा 1/4πε0 q, और ऊपर किसका मान है, R1 माइनस R2 का। तो R1 माइनस R2 का मान क्या है, 2a cos थीटा, और नीचे हमें किसका मान रखना है, R1 मल्टीप्लाई R2 का। तो R1 मल्टीप्लाई R2 का मान क्या है, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर मैंने समीकरण 11 और 12 का दोनों का मान समीकरण किस में रख दिया है, 4 में। अब हटा के देखिए, मैं इसे कैलकुलेट कर देता हूं। देखिए अब आपको एक बात पता है, चूंकि P बराबर होता है Q मल्टीप्लाई 2A, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और यहां पर आपको दिख रहा होगा ये उसी का मान बन गया। इसके अलावा आपको एक बात पता है कि R का जो मान होता है वो A से बहुत बड़ा होता है, यानी यहां से लेके यहां तक जो मान होता है वो R का मान है, और वो इस A की तुलना में, यानी विद्युत द्विध्रुव के लिए जो दूरी है उसकी तुलना में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए R स्क्वायर भी बहुत बड़ा होगा A स्क्वायर से। तो हम क्या करेंगे, A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को नगण्य मानकर छोड़ देंगे। नगण्य मानकर छोड़ देने पर तो देखिए क्या होगा, v बराबर 1/4πε0, और Q2A की जगह क्या आएगा, P, और आगे cos थीटा, और A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हट जाएगा, नीचे सिर्फ क्या बचेगा, R स्क्वायर। और ये हमारे पास आ गया किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, v इक्वल टू 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। साधारण सी बात है स्टूडेंट्स, फिर दोहरा देता हूं। आपने सबसे पहले माइनस क्यू के कारण विभव निकाला है, फिर प्लस क्यू के कारण विभव निकाला है, फिर दोनों को जोड़ दिया, परिणामी विभव समीकरण 4 से आया। फिर आपने क्या किया, फिर आपने R1 का मान निकाला, फिर आपने R2 का मान निकाला। R1 R2 के जब मान आपके पास आ गए तो आपने R1 में से R2 को घटा दिया, तो वहां पर आपके पास R1 माइनस R2 का मान आ गया। फिर आपने R1 और R2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हुआ, ये R1 R2 मल्टीप्लाई का मान आ गया, और ये जब मान आ गए उन दोनों मानों को समीकरण 4 में रख दिया, तब आपके पास ये v इक्वल टू 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर आ गया। और ये जो इक्वेशन है वो आपको विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान बताती है। अब स्टूडेंट्स देखिए, आपने पिछले चैप्टर में एक चीज पढ़ी थी, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर तीव्रता और विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर तीव्रता। मान लीजिए इस टॉपिक के अंदर भी आपसे कह दिया जाए कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विभव ज्ञात कीजिए और विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विभव ज्ञात कीजिए। ये दोनों टॉपिक पहले चलते थे, और जो टॉपिक मैंने सोल्व किया है ये टॉपिक एज ए न्यूमेरिकल चलता था, ठीक है, अभी उल्टा है। तो देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए, तो यह डेरिवेशन पूरी सोल्व करने के बाद में आपको मैं स्थितियां कराऊंगा, वो आपको करनी है। तो देखिए, क्या कहा मैंने कि कोई आपसे पूछ ले
कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विभव ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यदि बिंदु P अक्ष पर हो, अक्ष पर होगा तो थीटा का मान 0 रखेंगे और इस इक्वेशन के अंदर v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p cos 0 बटा r स्क्वायर। चूंकि पता है cos 0 का मान होता है 1, तो क्या हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बटा r स्क्वायर। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर आपसे विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विभव पूछा जाए तो वो ये आएगा, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपॉन r स्क्वायर। अब ऐसे ही आपसे किस पे पूछ लिया जाए, निरक्ष पर क्या कहते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। और जब आपसे निरक्ष पर पूछा जाए, कहां पर पूछा जाए, निरक्ष पर। दूसरा केस कहां पर पूछा जाए, निरक्ष पर। यदि P निरक्ष पर हो, तो निरक्ष पर होगा तो थीटा का मान कितना रहेगा, 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p cos 90 बटा r स्क्वायर। चूंकि आपको पता है cos 90 का जो मान होता है वो 0 होता है, और 0 यहां रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो v बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखेंगे आप यहां पर, क्या ध्यान रखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत विभव शून्य होता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है। स्टूडेंट्स, जब आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाए, कहा जाए विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात कीजिए, तब आप पूरी डेरिवेशन सोल्व करके दोनों केस सोल्व कर देंगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए, और ये बड़ा प्रश्न होता है 4 अंक में, तो आपको ये पहले पूरी डेरिवेशन सोल्व करनी पड़ेगी और फिर पहला केस सोल्व करना पड़ेगा। और आपसे कहता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए, और 4 अंक में देता है, तो पूरी डेरिवेशन सोल्व करने के बाद में दूसरा केस सोल्व करना पड़ता है। और यही क्वेश्चन कह दे 1 अंक में, तो आपको सिर्फ ये बताना है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत विभव कितना होता है, शून्य होता है। यहां पर एक चीज और बता देता हूं, निरक्ष पर विद्युत विभव शून्य होता है लेकिन विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जब आप इस डेरिवेशन को सोल्व करें तो मेरे साथ साथ रफ नोटबुक ले लें, और रफ नोटबुक में धीरे धीरे जैसे मैंने सोल्व किया है उसी प्रकार से मेरे साथ सोल्व करते रहें, ताकि आपके साथ वो कैलकुलेशन सोल्व होती रहेगी, डेरिवेशन सोल्व होती रहेगी और आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा। और बिना नोटबुक के, बिना पेन की हेल्प से अगर आप वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कहीं कैलकुलेशन लंबी है, दिक्कत आए आपको। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है। तो आप क्या करेंगे, जब वीडियो देखेंगे तो अपने रफ नोटबुक के अंदर उस डायग्राम को बनाएंगे, डेरिवेशन को सोल्व करते रहेंगे, कैलकुलेशन समझ में आती रहेगी, तो बहुत आसान से लगेगा। और मैंने इस YouTube चैनल पर कक्षा 11 को भी स्टार्ट कर दिया है, तो आप अपने दोस्तों को या अपने परिचितों को शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उनको बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगले टॉपिक में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मेरे साथ फिजिक्स। धन्यवाद।